बनाओ हेडिंग और देखते हैं सबसे पहला नियम, धारा का नियम या इसे कहते हैं संधि का नियम। ठीक है, और देखेंगे ध्यान से क्या है ये। इस नियम में भैया किरचॉफ ने बताया कि किसी सर्किट में क्या होता है, सर्किट परपथ क्या होता है, परपथ कैसे बनता है, एक सेल लगा हो, कम से कम एक सेल या बैटरी लगी हो, और क्या होना चाहिए, कम से कम एक डिवाइस लगा होना चाहिए कोई ना कोई। अब डिवाइस की जगह पे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हो, प्रतिरोध लगा हो, तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हर एक डिवाइस का अपना अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, एक कुंजी हो सकती है तो कुंजी हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, आपका सर्किट तैयार हो जाएगा। तो किसी सर्किट में आप देख सकते हैं कि एक से अधिक डिवाइस होंगी, एक से अधिक डिवाइस होने के बाद में हो सकता है कुंजी एक से अधिक हो, तो एक कहीं ना कहीं संधि मिलेगी। क्या मिलेगी, संधि मिलेगी। तो उस संधि पे किसी परिपथ में, परिपथ की किसी एक संधि पे जितनी भी धाराएं आएंगी, भाई कहाँ से आएंगी, बैटरी से आएंगी या सेल से आएंगी, और उस संधि से जितनी धाराएं जाएंगी तो आने की जो धाराएं हैं उनका योग बराबर हो किसके, जाने की धाराओं के। मतलब ये हुआ कि परिपथ की किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो बराबर किसके होगा, उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको नोट करना, समझना। फिर समझ लीजिएगा, पहले देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास में एक संधि है, यहाँ पर धारा दिखा देते हैं आपको। चलिए, इस जगह पे धाराएं जा रही हैं, देखिए ये आपके पास में यहाँ पे धारा है I1, I2, और यहाँ पे आपके पास में है I3, और ये आपके पास में एक संधि है, इस संधि पे जा रही धाराएं, और इस संधि से धाराएं ये जो है बाहर निकल रही हैं। देखिए भैया, बाहर ऐसे निकल रही, चलो उसी कलर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और अब ये धाराएं क्या हो जाएंगी, I4, I5 और ये I6। तो आप यहाँ पर एक से अधिक धाराएं दिखाना है तो 1, 2, 3 करके आप दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखा दिया है। तो चूँकि धाराएं कैसी होती हैं, मतलब धारा कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, हाँ चेक कर लीजिए सही से, क्या होगा, सदिश कि अदिश, सदिश है कि अदिश है, अदिश है ना, अदिश धारा है। धारा कैसी है, अदिश है। क्यों, क्योंकि सदिश नियम का पालन नहीं करती जोड़ने पे। हमने आपको दिखाया, समझाया था कि भाई अगर ये जो है, मान लीजिए कि हम एक दो धाराओं को ले रहे हैं जो कि जा रही हैं ऐसे, मान लीजिए ये है, ये I1 है और ये I2। मान लीजिए आपके पास में I1 बराबर जो है आपके पास में ये 2 एम्पियर है और ये कितना है, 4 एम्पियर है। तो अगर यहाँ से आपको दिखाएं कि भैया देखो धारा कितनी होगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। कितना होगा, ये तो होगा कि कुछ कम होगा। लेकिन अगर हम इसे जोड़ें सदिश नियम से तो जोड़ने का तरीका, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos थीटा। तो अगर आप ये नियम लगाओगे तो आपको एंगल देखना पड़ेगा, कितना एंगल बना यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, कम कि ज़्यादा होगा, ये कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कुछ कम हो जाएगा। इसीलिए धारा कैसा है, सब कुछ तो ठीक है, धारा भाई आप जानते हैं कि प्लस से कहाँ बहेगी, माइनस की ओर बहेगी, बैटरी में या सेल में। लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, ये अदिश होगा। कैसा होगा, अदिश होगा। ध्यान रखें इस बात को। आगे देखो ध्यान से भैया, यहाँ पे अगर आपको चेक करें तो देखिए भैया कि ये संधि मान लीजिए O है, तो बिंदु O जो कि ये संधि है पर आने वाली धाराएं, आने वाली या लिख लीजिएगा धाराओं बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा भैया, जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो ज़रा चेक करेंगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, I1 क्या लिखा हुआ है, प्लस, और प्लस में I3 बराबर किसके होगा, I4 प्लस
और प्लस में I6 हो जाएगा, I6 हो जाएगा। ठीक है, ये नियम कहता है, संधि का नियम है, किसी भी आप देखेंगे संधि पे जो धाराएं आ रही होती हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक जो एडिशन है या सम है वो बराबर किसके होगा, जाने वाली धाराओं के एल्जेब्रिक एडिशन के या सम के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसे लिखेंगे, इसे परिभाषा कैसे लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, लिखिए भैया, लिखिए इस नियम के अनुसार, हाँ इस नियम के अनुसार किसी परिपथ, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि पर, हाँ भैया, हाँ वो सही है, बात वही है। ठीक है, दिखा देंगे आपको, अभी आगे समझाते हैं, नोट में दिखा देंगे आपको। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, बोलो भैया। व्हाट डू यू मीन बाई एल्जेब्रिक सम या एल्जेब्रिक एडिशन, क्या समझते हैं इससे आप? यहाँ पे एक शब्द है बीजगणितीय योग, इसका मतलब क्या है? हाँ, जब भी हम धाराओं को जोड़ें तो उसके साथ बने हुए या लिखे हुए चिन्ह को भी साथ में ले लें। अभी सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। इसको लिख लीजिए और फिर इसे आप एक नोट डालेंगे, नोट बातचीत करेंगे, कुछ नोट की बातचीत करेंगे। जल्दी लिखिए। पहला पॉइंट भैया कि यह जो नियम है धारा का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम, तो हम लिखते हैं यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आधारित है, ठीक है, या फिर इस नियम का ये पालन करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मतलब ये नियम ये कहता है, अच्छा यही आपसे और पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। आवेश का संरक्षण, या फिर आपसे अगर घुमाकर पूछ ले कि धारा, एक्चुअली धारा का जो संरक्षण वो होता नहीं है। धारा कब उत्पन्न होती है बताओ? धारा किससे उत्पन्न होती है? आवेश से। तो सिर्फ आवेश की बात करी जाएगी, धारा की बात यहाँ पे नहीं करी जाएगी। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि भैया कि ऐसा कौन सा नियम है किरचॉफ का जिसमें धारा को हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, मतलब उसे नष्ट होने से बचाते हैं या नष्ट नहीं होता। तो जो धारा जाएगी वही धारा निकलेगी, मतलब धारा कहीं नष्ट नहीं हो रही है। क्यों नष्ट नहीं हो रही है? क्योंकि आवेश नष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए धारा नष्ट नहीं हो रही है। ये आपका ये पॉइंट है, पे नोट करेंगे इस बात को। और दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे, संधि पर जाने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ जबकि संधि से
दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें तो इसी में अगर आपको हम दिखाना चाहें तो जो संधि की तरफ जा रही हैं, जैसे I1 हो गया प्लस I2 हो गया और प्लस I3 हो गया, अब जो धारा वहाँ से दूर जा रही है उसे क्या कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस बात को लिख लेंगे, यहाँ पर इस बात को नोट कर लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 और माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6 इज इक्वल टू 0। और मतलब ये हुआ। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन से आप क्या समझ सकते हैं, इससे क्या समझोगे? हाँ, ये तो है, होता ही है, सकता नहीं। हाँ, एक चीज़ समझेंगे, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि भैया 0 आया है, कहाँ पर है ये 0? इस संधि पे है, मतलब संधि पे कोई धारा नष्ट नहीं हो रही है, 0 है बिल्कुल। ये चीज़ समझेंगे ध्यान से, मतलब संधि पर यहाँ पर जो O बिंदु है इस पर कोई धारा क्या हो रही है, नष्ट नहीं हो रही है, मतलब आवेश क्या है, कंजर्व है। चार्ज हमारा कैसा है, कंजर्व रहेगा इस बिंदु पे O पे। अब इसको लिखो फट से, फिर आते हैं एक सवाल करेंगे, फिर हम लोग आएंगे सेकेंड लॉ पे। एक क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु A पर धारा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो भैया, चित्र देख लीजिएगा, चित्र देख लीजिए। चलो एक पहले यही सवाल लगाइए, बहुत हल्का सवाल है ये, बहुत ही मजाकिया टाइप सवाल है। बिंदु ए पे धारा बताना है आपको, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल हो जाना चाहिए। नहीं हो पाएगा? लगाइए, कैसे लगेगा एक बताएं, क्या एक बताएं। अच्छा, ऐसा सवाल जो है पिछली बार 18 में 19 में लगभग आया था सवाल बोर्ड एग्जाम में, अच्छा सवाल था वो, मैंने देखा काफ़ी अच्छा सवाल था वो, और ऑब्जेक्टिव सवाल था वो, ध्यान रखेंगे। सवाल देखिए, पहले आप इस वाले बिंदु पे देखेंगे, इस बिंदु पे देखेंगे तो इस बिंदु पे लगाइए संधि का नियम। इसको हम मान लेते हैं बिंदु भैया जो है 1, इसको हम मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, कोई दिक्कत? तो देखेंगे बिंदु 1 पर संधि के नियम से देखो ये धारा जा रही है भैया, ये बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, तो जो धारा जा रही है उसको लिखेंगे इतना 4 एम्पियर। ये दोनों निकल रही बाहर तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर I मान लें, कोई दिक्कत? 2 प्लस I कर लिया हमने, बताइए। और यहाँ से आप चेक करें तो I इक्वल टू कितना, बोलो भैया? 4 माइनस 2, और I कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। जो धारा यहाँ होगी वही तो यहाँ होगी, बोलिए, और वही आपकी जो इस जगह पर होगी, इस जगह पे, मतलब यहाँ पर भी कितना होगा? I होगा।
मतलब यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ पर भी कितना 2 एम्पियर। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये बहुत हल्का सवाल था बच्चों वाला, ठीक है, लग जाएगा इस सवाल। एक और करते हैं सवाल, समझ नहीं आया क्या बताओ? इस वाले बिंदु पे देखेंगे संधि का नियम लगाए, धारा का नियम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस वाले बिंदु पे जो धारा जा रही है वो बराबर किसके होगी? नहीं, जो धारा पहले आ रही है, कौन सी आ रही है? 4 एम्पियर आ रही है, वो किसके बराबर होगी? जो धारा यहाँ से बाहर जा रही है। तो 4 एम्पियर किसके बराबर होगा? इस वाले धारा के और इसके दोनों के योग के बराबर होगा, सही है, जो कि नियम कहता है। तो 4 बराबर कितना? 2 + I कर लिया हमने, ये I लिखा हुआ है, 4 दे रखा है, सही है। जहाँ पर 2 लिखा है, ये 2 लिख लिया हमने, यहाँ पर ये 2 लिख लिया हमने, यहाँ पे I एब्सेंट हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर I हो गया। तो 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, I यहाँ पर है, और I निकालेंगे तो 4 - 2 करेंगे, कितना बचेगा? 2 एम्पियर। तो यहाँ कितना हो गया? 2 एम्पियर। भाई इधर तो आगे जा रही है, देखो यहाँ पर पहुँचेगी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर रहेगी, तो हर जगह 2 ही तो रहेगी। बोलिए, कोई दिक्कत? सही है। एक सवाल करेंगे दूसरा। इसमें आपको याद करना भैया, चेक करेंगे कि I1 कितना हो जाएगा और I2 कितना हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आएंगे एग्ज़ाम में आपके। कितना आया? दोनों में एक ही आंसर आएगा, सही है। तो चेक करिए, सवाल लगाइए। देखो भैया, इसको लगाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। पहले I1 निकाल लेते हैं। देखो I1 धारा कहाँ से आई है? इस जगह से आई है कि नहीं? और यहीं से जो है 2 एम्पियर गया है, यहीं से I1 भी आई है, इस जगह पे बिंदु ए पर। मतलब इस बात करें, ये बिंदु हम कोई मान लेते हैं, मान लीजिए P। तो संधि पहले P पे आएंगे, आप यहाँ नहीं आएंगे, पहले इस संधि पर देखेंगे, इस संधि पे कौन धारा जा रही है ये चेक करेंगे। तो अब यहाँ चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई धारा है जो कि यहाँ पे से जा रही होगी, जो कि मुझे नहीं पता है। ये धारा आपको कैसे मालूम चलेगी? अगर हम इसे I' माने तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमें I' देखना होगा, और I' मिलेगा कैसे भैया? कैसे मिलेगा? I' निकाल लेंगे, क्योंकि इस वाले बिंदु पर आएंगे। अब इसको हम मानते हैं Q, तो Q पर देखेंगे, तो यहाँ पर बिंदु Q पर देखते हैं थोड़ा सा। बिंदु Q पर तो 8 एम्पियर धारा जा रही है ना, तो 8 कर देंगे, कोई दिक्कत? सही है। और कौन कौन सी निकल रही है? देखो 1 एम्पियर निकल रहा है, I1' निकल रहा है, तो हमने 1 लिख लिया, और प्लस में I' निकल रहा है, साथ में इधर निकल रहा है 4 एम्पियर। कितना कर लिया? 4 एम्पियर, ऐसे ही 4 कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और प्लस में I', ठीक है ना। और अगर आपको I' निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 8 - 5 कितना आ जाएगा? इसको डैश कर लीजिएगा। ये हो गया 3 एम्पियर। कितना हो गया? 3 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि ये धारा कितनी है? 3 एम्पियर है, कोई दिक्कत? सही है। अब हम आएंगे बिंदु P पे, इस वाले बिंदु P पे आएंगे,
तो हमें बिंदु P पे कुछ मिलेगा, और बिंदु P पे क्या मिलेगा, बिंदु P पे देखेंगे तो बिंदु P पे धारा जा कितनी रही है, 3 एम्पियर। वहाँ से बाहर निकल कितना रहा है, तो आप कहेंगे 2 एम्पियर, और प्लस में I निकल रहा है। तो अगर I निकालना चाहेंगे तो 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो भैया, 1 एम्पियर। ऐसे सवाल लगेगा, 1 एम्पियर आ गया, सही है, मतलब ये कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब इधर आ जाइए, इस जगह पर देखेंगे यहाँ धारा कितना आ रहा है भैया, हाँ इस जगह पर देखेंगे, थोड़ा मिटाते हैं इसको। देखिए अगला देखेंगे, ये PQ, इसको मान लेते हैं PQR। तो बिंदु R पर देखेंगे, बिंदु R पर देखें भैया, तो धारा कितनी आ रही है, 4 एम्पियर। निकल कितना रहा है, 3 एम्पियर प्लस में I2, तो I2 चेक करेंगे तो कितना आएगा, 4 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, तो I2 कितना हो गया, 1 एम्पियर। बोलो आप कोई दिक्कत है, लग जाएगा सवाल। कोई भी सवाल जो होगा ऐसे ही आपको लगाना है, सवाल एग्जाम में यहाँ से आता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, लग जाएगा। चलिए आते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पे, इसको लिख लो, जो इनका लिखना है लिख लीजिए फटाक से। चलो ये बताओ कि अगर हम कहें भैया कि धारा ये देखो जा रही है, अगर ये सेल आपका ई मतलब पहला सेल है, प्रथम सेल है, यहाँ पर जो ε1 लिखा है ये पहले सेल का क्या है, EMF है, क्या है, EMF है। ये है धारा, यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, I2। दोनों धाराएं जब आएंगी तो इस वाले बिंदु पे अगर आप चेक करेंगे धाराएं कितना हो जाएगा भैया, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब यही धारा आगे बढ़ेगी, इस जगह पर कितना होगा धारा भैया, I1 प्लस I2 होगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, तो कहेंगे कि I2 हो जाएगा। यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे I1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, I1। ये एक सर्किट है, क्या है ये, सर्किट है, परिपथ है। अब इस परिपथ में देख सकते हैं कि एक बंद पास ये बनेगा और एक आपको ये बनेगा, ठीक है, 2 बंद पास बनेंगे, तीसरा आपको बनने का चांस यहाँ पे नहीं रहेगा। बंद पास बनने के लिए कम से कम सर्किट में एक सेल यानी कि एक EMF के लिए स्रोत होना चाहिए, और कम से कम एक आपके पास क्या हो, कोई डिवाइस लगा होना चाहिए। बिना डिवाइस के आपका पास नहीं बनेगा। डिवाइस का मतलब है कि रेजिस्टेंस होना चाहिए, और किसी न किसी डिवाइस का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका बंद पास 1 है, और ये क्या है, 2 है, ठीक है भैया। अब बंद पास पहले में देखेंगे ध्यान से, तो धारा जो है ऐसे जा रही है, देखेंगे ध्यान से, ऐसे, यहाँ पर भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो देख लीजिएगा, यहाँ पर भी ऐसे जा रही है, यहाँ पर ऐसे घूम रही है धारा, यहाँ पर भी ऐसे घूम रही है। ये जो दिशा हम बनाए हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज जो है, इसी दिशा से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या होता है समझेंगे पहले। हाँ, क्लॉकवाइज जैसे होता है, घड़ी की चाल में क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चल, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप लेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, बात ये ध्यान रखना है आपको। मतलब जो भी आप यहाँ पे साइन लेंगे उसी साइन से आपको जोड़ना है, घटाना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। क्लियर हुआ। सबसे पहला चीज़ नियम लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नियम क्या है, ये गोला नहीं है भैया, ये गोला थोड़ी है। ये दिखाता है कि हम जो है ऐसे घूम करके इसमें चलेंगे। पहले समझो क्या है, पहले समझ लीजिए। ये एक किरचॉफ के नियम के लिए सर्किट बना लिया हमने। बंद पास 1, बंद पास 2 है। नियम कहता है भैया कि जो है किसी परिपथ के किसी बंद पास में या बंद लूप में किसी भी डिवाइस के लिए, अगर हम यहाँ पर डिवाइस के लिए यहाँ पर R1 ले रेजिस्टेंस, तो किसी भी बिंदु पर या किसी भी संधि पर, ये संधि भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, किसी भी बिंदु पर वहाँ पर अगर कोई डिवाइस लगा है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो प्रतिरोध धारा का संगत प्रतिरोध के साथ जो गुणनफल होगा सर्किट के लिए, उसमें किसी बंद पास के लिए धारा का जो उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल होगा, क्योंकि एक ही तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे,
तो संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा उन सभी का जो योग है वो बराबर किसके होगा, उस बंद पास में लगे हुए सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मतलब ये हुआ कि किसी परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो योग है वो बराबर किसके होगा, उस पास में लगे हुए जो भी सेल होंगे उनके ईएमएफ के बराबर होगा। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? लिख लेते हैं इस बात को, है ना, एक बार लिख लेते हैं फिर समझ आ जाएगा। लिखो भैया, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, या इसी को लूप बोलते हैं, लूप में बंद पास में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल या ऐसे के गुणनफलों का योग का गुणनफलों प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल बलों, यहाँ पर सेलों का लीजिएगा, सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। दूसरा इसका जो प्रकार है समझने का तरीका ये है भैया कि किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा उस पास में लगे हुए सेल या सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग का जो सम है या जो बीजगणितीय योग है वो जीरो होगा। भाई सभी को एक तरफ कर देंगे तो भी जीरो आएगा। अब देख लें कैसे होता है। हाँ, अब ये लिखिए, पहले नियम लिखिए, समझाते हैं क्या है। ये लिख लीजिए फटाक से, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। जब हम यहाँ बोला करें उस वक्त लिख लिया करो आप लोग, इससे टाइम बचेगा। लिख लिया अभी? ओके। अब कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, नोट में उसको लिखिएगा, फिर हम आते हैं इसको जो है अच्छे समझाएंगे। फिर एक बार नोट पहले आप लिखेंगे। नोट की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिना इस पॉइंट के आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस बंद लूप के अंदर जो है कैसे हम इस नियम को अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको कुछ बातें जानना पड़ेगा। जैसे हाँ, पहला पॉइंट, धारा की दिशा में चलने पर धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अच्छा यहीं पर नोट कर दें क्या, विपरीत दिशा में चलने के लिए क्या अलग करें, चलो अलग कर देते हैं। धारा की विपरीत दिशा में
चलने पर धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट्स नहीं याद करोगे तो सवाल नहीं लगा पाओगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। तीसरा पॉइंट, धन से ऋण प्लेट की ओर जाने पर, ये प्लेट कहाँ लगी होती है? सेल में या बैटरी में लगी होती है। तो धन से ऋण प्लेट की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल कैसा होगा भैया? निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, पॉइंट नंबर 4 की बातचीत करेंगे। ऋण से धन प्लेट की ओर जाने पर, विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कैसा होगा? धनात्मक होता है या फिर धनात्मक होगा। ठीक है, ये 4 बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस नियम को विभिन्न प्रकार के सवालों में अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, ये लिखिए फटाक से। हाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत? हाँ, लिख लीजिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखेंगे, क्योंकि ये नियम जो है अपने आप से बिल्कुल, इसको NCERT में तो बिल्कुल समझ नहीं पाओगे क्या लिखा गया है। ठीक है, अन्य किताब में उसे समझ जाओ, लिखा हो अच्छे तरीके से, इसलिए अच्छे समझ लीजिएगा। इस नियम को कभी कभी जो है क्या होता है कि अपने आप समझना बड़ा मुश्किल होता है, कि ऐसा घुमा घुमा पर लिखा होता है। NCERT में बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है, तो अच्छे समझ लीजिएगा। इसको लिख लिया है? कृपया किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास यानी कि लूप में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो योग है, ध्यान रखेंगे ये जो योग है ना भैया, ये सिर्फ योग है, क्योंकि यहाँ पर साइन की बातचीत नीचे हमने कर लिया है। योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। हाँ, वो हमने नीचे बातचीत कर लिया, हालांकि लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक शब्द यहाँ पर आप जोड़ लीजिए चाहो तो, बीजगणितीय योग होगा, लेकिन यहाँ पर हमने साइन को नीचे दिखा दिया, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अगर इस साइन को फॉलो करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर? इंग्लिश में कहाँ लिखा है? ये EMF विद्युत वाहक बल लिखा है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए अब सर्किट पे आ जाइए और हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ का नियम इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे बंद पास 1 के लिए, बंद पास या लूप 1 के लिए, और कैसे काम करेगा देखते हैं इसको, है ना भैया। चलना आप शुरू करिए इसमें, मैं तो कहूँगा आप यहाँ चलना शुरू करेंगे इस जगह से, यहाँ चलना शुरू करिए और देखिए फिर R1 पे क्या है। देखो भैया, चूँकि धारा की दिशा ये है और हम चल भी यही रहे हैं, देखें ये देखिए, मतलब ये हुआ कि हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर की तरफ, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं कि अपोजिट है? धारा की दिशा में है, तो संगत यानी धारा का गुणा कहाँ कर देंगे? R1 में। तो देखेंगे ध्यान से, तो I1 हो जाएगा और R1, ये नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ेंगे। अब भैया जो है ऋण से कहाँ जा रहे हैं? धन की ओर आ रहे हैं, लेकिन अभी हमको बराबर के उस पार लिखना है।
चाहो तो लिख भी सकते हो। तो ऋण से कहाँ आ रहे हैं, धन की ओर, तो कैसा होगा, कैसा होगा, ऋण से, देखो ऋण से कैसे आ रहे हैं, हाँ ऋण से धन की ओर आ रहे हैं, तो ऋण से धन आएंगे तो कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। लेकिन उसको हमें लिखना है उस तरफ, अभी उसको नहीं लिखेंगे कि यहाँ जाएंगे, इस पॉइंट पे आइए, I1 आ रहा है, R2 आ रहा है, अब यहाँ आएंगे, इस जगह पे आएंगे, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं ना भैया, इधर मुड़ेंगे। अब यहाँ धारा इधर आ रही है, देखो ध्यान से, धारा इधर आ रही है, हमें जाना है इधर की तरफ, तो धारा के अपोजिट हैं, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव, क्योंकि भैया यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, बराबर। ये कैसा था, पॉजिटिव था। ये कैसा हो जाएगा, देखिए धन से कहाँ जा रहे हैं, ऋण पे, धन से ऋण पे, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत बताइए, बोलिए, कोई प्रॉब्लम, सही है। इसको देखो यहाँ पर I1 R1 क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैसा क्या हो रहा है, क्योंकि धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना भैया, तो धारा की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ धारा के अपोजिट में चल रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम जा रहे हैं इधर को, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऐसी बात है। और यहाँ पर जो है ε1 और ε2 अकॉर्डिंग टू ये जो आप कॉन्सेप्ट लिखा दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, देखो ऋण प्लेट से धन पे आ रहा है ना भैया, तो ऋण से धन पे आना कैसा हो जाएगा, धनात्मक लिखा हुआ है, जबकि ये धन से कहाँ जा रहा है, ऋण पे, ऐसे घूमेंगे ना, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बंद पास 1 के लिए हो गया, बंद पास 2 के लिए, तो लोग फटाफट लिखिए। हाँ, लिखिए, फटाक से लिखिए। हाँ, बंद पास 2 के लिए आएंगे, बंद पास 2 के लिए देखेंगे। बंद पास 2 के लिए देखेंगे। चलिए बंद पास 2 पे आ जाओ भैया, और ज़रा चेक करेंगे, हम यहाँ पर चलना शुरू करेंगे इस जगह से। तो देखिए ये धारा की दिशा में है कि नहीं है, धारा की दिशा में है, तो इसे क्या कर देंगे भैया, I2 R2। अब आगे इधर देखेंगे, अब हम आएंगे सीधे किस बिंदु पे, इस बिंदु पे आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो धारा की दिशा में ये भी तो है कि नहीं, बोलो, धारा की दिशा में ही तो है। धारा की दिशा में अगर है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपके पास में I1 प्लस I2 और इंटू जो है R3। और ये देखो ऐसे घूमेंगे तो ऋण से कहाँ आएंगे, धन पे आएंगे, और ऋण से धन पे जाएंगे तो कैसा होगा, यही आपको समझना था इसमें। कोई दिक्कत, लिख लीजिए फटाक से, लिख लिया है, हाँ इसको लिखो फटाक से। और फिर हम इसमें जो है नोट के अगले पॉइंट पर आएंगे। ये 4 पॉइंट हो गए थे, या फिर से लिख लीजिएगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। ये बताओ कि ये जो नियम है किसके लिए आधारित है, किस पर आधारित है, बंदपास तो है ही, नियम ही है, ऊर्जा के, बिल्कुल। तो ये लिख लीजिएगा इस बात को। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहा है नियम, ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ, बात तो सही है, लेकिन आप उस बात पर पहुँचिए कि ऐसा क्यों कह रहा है भैया कि जो है ये
कि ऊर्जा पे ये आधारित है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ऊर्जा है क्या? नहीं है। लेकिन हमें ये बताओ कि धारा को किसी सर्किट में बहाने के लिए, फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? एक वर्क चाहिए, एक कार्य चाहिए, और उसी किए गए कार्य को ही तो क्या कहते हैं? EMF कहते हैं ना। इसीलिए ये डिपेंड करता है या किस पे आधारित भैया है? ऊर्जा पे आधारित नियम है ये लिख लीजिए। लिखा? लिखो फटाक से।